हम लोग समाज सेवा करने के भावना से समाज में उतरे थे, लेकिन समाज में कुछ लोग थे जिनको पैसा चाहिए था, पैसा बांट के वोट लिए हैं, दारू बांट के वोट। समाज में जो हमने ट्रेंड देखा है कि यहाँ जो बोलबाला रहा आपकी चुनाव में केवल दारू और पैसे का बोलबाला। अपना भविष्य उस पैसे मतलब थोड़े से चंद पैसों के लिए अपना भविष्य आपने बेच दिया किसी दूसरे के। प्रत्याशी हमारे यहाँ के जीते हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे उप चेयरमैन हो या चेयरमैन में पैसा और दारू नहीं बांट पाया, इस कारण भी मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ चूंकि प्रशासन के नाक के नीचे चुनाव के एक रात पहले बरौली में अगर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपया बटा है, दारू भी बटा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूँ और आप देख रहे हैं जनता न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं नाम है अरविंद पांडे। आपने इन्हें बरौली के नगर परिषद चुनाव में देखा होगा, प्रतिभागी रहे हैं और अभी 1977 मतों से चौथे नंबर पर रहे हैं। आए हैं हम इनसे चुनाव हारने के बाद बात करने के लिए कि आखिर यह चुनाव किन वजहों से हार गए, क्या कारण रहा और फिर आगे अरविंद पांडे का क्या उद्देश्य है और किन उद्देश्यों के साथ, किन लक्ष्यों के साथ बरौली में रहेंगे या फिर अपने समाज हित के लिए कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जनता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जनता न्यूज नेटवर्क के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ और मनमीत जी आपको भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे यहाँ आए। चलिए हम इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आखिर अरविंद पांडे बरौली नगर परिषद के चुनाव में सबसे अधिक बेस वोट के प्रत्याशी थे, आखिर किन वजहों से इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा उन्हें? देखिए, हम लोग समाज में मेरी पत्नी जो निकी कुमारी चेयरमैन की प्रत्याशी थी, हमारा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन था और हम लोग समाज सेवा करने के भावना से समाज में उतरे थे। लेकिन हम लोग समाज के जिन जिन कारणों से वोट मिलता है, हम समाज सुधारने के लिए निकले थे, लेकिन समाज में कुछ लोग थे जिनको पैसा चाहिए था, पैसा बांट के वोट लिए हैं, दारू बांट के वोट लिए हैं। यह मेरा उद्देश्य था, विजन था कि हम भले चुनाव जीते या हारे, उससे मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था समाज को बदलना, समाज के लोगों को जागरूक करना। लेकिन समाज में जो हमने ट्रेंड देखा है कि यहाँ जो बोलबाला रहा आपकी चुनाव में केवल दारू और पैसे का बोलबाला रहा। दारू, जो लोग दारू पिए, जो लोग पैसा लिए, लोगों को वोट दिए। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों से कि आपने अपना भविष्य उस पैसे मतलब थोड़े से चंद पैसों के लिए अपना भविष्य आपने बेच दिया किसी दूसरे के हाथ में। अब पता नहीं, लेकिन जो लोग भी प्रत्याशी हमारे यहाँ के जीते हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे उप चेयरमैन हो या चेयरमैन हो। और आग्रह भी करूंगा कि जनता जिस उम्मीद से आपको चुनी है, उसी उम्मीद से आप जनता का जो भी मतलब समस्या होगा उसका आप निदान करेंगे और उस समस्याओं का हल करेंगे। यही आपसे मतलब कामना है। मैं समाज में पैसा और दारू नहीं बांट पाया, इस कारण भी मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारा फैक्टर है इस चुनाव में जो काम किया है, और पीछे के बहुत लोग भी हैं जो अपना धन बल का स्वार्थ दे के और लोगों को मतलब खरीदे हैं। हम चुनाव हारने के बाद भी कल अपने गांव में, कोटवा का रहने वाला हूं, कोटवा के एक एक गली और एक एक लोगों से मैं मिला था और उनका मतलब धन्यवाद किया था कि आपने जो वोट हमको, जो 2000 के आसपास जो वोट मिला है और 2000 लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास को कायम रहे और मेरे जितने भी वोटर्स हैं उनको किसी तरीके का उनके मन में डर ना रहे। इस वजह से मैंने हर एक मतलब क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मिला और लोगों को यह आश्वासन दिया कि जिस तरीके से अरविंद पांडे कल था वो अभी भी रहेगा। और मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे नगर परिषद की जो जनता है, कल से जिस जगह भी खोजेगी अरविंद पांडे वहाँ खड़ा रहेगा। कुल मिलाकर के अरविंद पांडे ये कह रहे हैं कि जैसी राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति को हम स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चुनाव उतरे थे। जी बिल्कुल। और एक बात आपने बड़ी बात कह दी है कि इस चुनाव में दारू और पैसा प्रभावित किया है। जी बिल्कुल अडिग है। हमें चुनावी अनुभव पहले से नहीं था, लेकिन चुनाव में जो अनुभव देखने को मिला है, मैं उसी अनुभव को आपसे शेयर किया। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ चूंकि प्रशासन के नाक के नीचे चुनाव के एक रात पहले बरौली में अगर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपया बटा है, दारू भी बटा है। और आप कहिएगा तो ऐसे कई लोग हैं जो लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि प्रशासन यहीं भी है, थाना यहीं पे है, ब्लॉक यहीं पे है और इन सारे आला अधिकारी के नाक के नीचे यह काम हुआ है।
बहरहाल अरविंद पांडे 1977 मत प्राप्त किए हैं इस चुनाव में, इस परिणाम को कैसे देखते हैं? आपने अच्छा सवाल किया कि 1977 वोट जो हमको मिला है, यानी पहले मैं अकेला था। जब नगर परिषद का चुनाव लड़ने आया तो मैं अकेला था। आज हमारे साथ 2000 लोग हैं और उन 2000 लोगों के लिए चेयरमैन तो मैं ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और मैं आपके माध्यम से, जो मेरे नगर परिषद की जनता है, जिन लोगों ने मुझे विश्वास किया है, आपके कदम में कदम मिला के मैं चलूँगा। आप रात को 12 बजे ढूंढोगे तो मैं वहीं रहूँगा, आप जहाँ मुझे खोजोगे मैं वहीं रहूँगा। और मैं आश्वासन देता हूँ कि जो मेरी जनता है, वही जनता नहीं, जो 2000 ही नहीं, मैं पूरे नगर परिषद के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अरविंद पांडे अगर कल तक थोड़ा कम टाइम दे रहा था तो अब हम फुल टाइमर हो गए हैं, क्योंकि आगे भी बिना जनता की सेवा का किसी को मेवा नहीं मिल सकता है। और एक क्वेश्चन आपने अभी किया था कि यहाँ बगल में थाना है, उसके बगल में आपका ये मतलब ब्लॉक है, उसके नाक के नीचे भी दारू बिक रहा है। मैं प्रशासन की विफलताओं को, मेरे चुनाव हारने का एक मुख्य कारण प्रशासनिक हमारे साथ मतलब कमी भी रही है। प्रशासन ने कुछ एक प्रत्याशी के कहने पर, किसी प्रत्याशी के दबदबा पर यहाँ मतलब और किसी प्रत्याशी की बात सुनी नहीं गई है। कोई बिहार सरकार के निर्वाचन आयोग का कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है किसी प्रत्याशी को। अगर आज हमको एक एक प्रत्याशी को अगर एक साउंड का, एक लाउड स्पीकर का परमिशन लेने के लिए 2-2 दिन खड़ा रहना पड़ता था गोपालगंज में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई एक हमारे माननीय अभी एक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा आपको, उनको एक यहाँ के मध्यस्थ प्रत्याशी को उनका मतलब आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ चुनाव के पहले दिन ही हम लोग सिंगल परमिशन लेने के लिए गाड़ियों का हम लोगों को 4-4 बार चक्कर लगाना पड़ता था। एक महोदय हमारे यहाँ के प्रत्याशी थे जो चुनाव के 2 दिन पहले 60 गाड़ियों का काफिला लेकर क्षेत्र में निकले थे। लेकिन मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने डीसीएलआर को फ़ोन किया, मैं थाना प्रभारी को फ़ोन किया, मैंने सीओ को फ़ोन किया, सबसे आश्वासन दिया गया कि उनको थाना मोड़ पे आने दीजिएगा, हम गाड़ियों का काफिला रोक देंगे। लेकिन मैं काफिला रोकने की बात तो अलग है, पूरे बरौली प्रखंड के 25 वार्ड में वो गाड़ी लेके घूमे। गाड़ी घूमने के बाद बीच बाजार में वो गाड़ी लेते हुए उनके पीछे पीछे प्रशासन की गाड़ी थी और पूरा वो घूमे हैं और उन पर एक एफआईआर बरौली में नहीं हुआ है। बार बार सारे जितने भी प्रत्याशियों के कहने के बाद भी उन पर एफआईआर नहीं हुआ है। तो मैं क्या समझूं, उनके साथ प्रशासन का भरपूर सहयोग था। देखिए, उसमें थी 16 तारीख की शाम की बात है, जब आपका काफिला निकल रहा था तो प्रशासन के कुछ लोग थे जो लोग वीडियो बना रहे थे यही थाना चौक पे। मैं बता रहा हूं, मैंने अपने बरौली के एक अधिकारी को फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, एक प्रत्याशी 60 गाड़ियों का काफिला लेके निकला है। लेकिन उन्होंने कहा हमसे कि अरविंद जी आप मत घबराइए, अगर आप गाड़ी लेके आइएगा तो आपकी गाड़ी भी पकड़ेंगे और वो गाड़ी लेके आएंगे तो वो भी पकड़ेंगे। उसके बावजूद जिस गाड़ी का मेरे ऊपर लाउड स्पीकर और गाड़ी का परमिशन था, मैं उस गाड़ी से सवार होके, और हमारे आगे चलने वाले कुछ बच्चे थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे, हम मोटरसाइकिल तक अपने यहाँ लगवा दिए थे ताकि इसमें प्रशासन को मैं मदद कर सकूं और प्रशासन को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा मेरा वीडियो बनाया जा रहा था। एक छोटा सा आदमी होने के कारण, ये तो बरौली की जनता तय करेगी, ये छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। गाड़ियों का काफिला जो चल रहा था उसका पूर्ण रूप से वीडियो है। मैंने प्रशासन को भी माइक से कहा कि ठीक है आप वीडियो तो बना लीजिए, लेकिन कल से बरौली में आप जो कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। हम बरौली की भोली भाली जनता के लिए चुनाव में आए थे और इनके कामों को लेके हम हमेशा बरौली की जनता के साथ खड़े रहेंगे। ये हमारे बरौली की जनता से वादा भी है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये बरौली प्रशासन या गोपालगंज प्रशासन कहिए या पूरे प्रशासन महकमा को कहिए, ये बिहार प्रदेश की सबसे बड़ी नाकामी है। आप जैसे आप मशरक में शराब कान दे सकते हैं, ऐसे होता है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। कानून व्यवस्थाएं और प्रशासन कमज़ोर के लिए होती है। जो लोग अपने आप में मजबूत होते हैं उनके पीछे तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। बहरहाल अरविंद पांडे से अगर हम अगला सवाल ये पूछें कि हालांकि अब तो परिणाम निकल गए हैं, परिणाम घोषित हो चुके हैं, अरविंद पांडे इसके बाद किस रोड मैप के अनुसार राजनीति में रहेंगे? देखिए, हमारा टीम पहले से भी वर्किंग था, मतलब लोगों के बीच जागरूक था
और अब और ज़्यादा रहेगा। हम आगे अपना भविष्य जो देख रहे हैं, हम अगला मेरा जो टारगेट होगा बरौली विधानसभा का होगा। हम आज ही से बरौली विधानसभा के लिए आगाज कर रहे हैं कि आने वाला विधानसभा हम लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। मेरे साथ जो मेरी टीम है, अब टीम जो मेरा वर्क कर रहा है पूरे विधानसभा में काम कर रहा है। हम नगर परिषद तो लड़ेंगे, साथ में हम विधानसभा भी लड़ेंगे। इस बीच इस चुनाव के पहले अरविंद पांडे को तमाम सार्वजनिक कार्यों में देखा गया था। क्या आपका यह परिणाम उन सभी चीज़ों को प्रभावित करेगा कि वैसे ही रहेंगे? ये देखिए, समाज सेवा तो मेरे रूह में है, और रही बात समाज सेवा करने की, तो मैं आपको ये बता दूं कि बरौली में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वो खेलकूद हो या किसी लड़की की शादी हो या कोई आपदा हो, हर आपदा में अरविंद पांडे आगे खड़ा रहता है और चढ़ बढ़ के खड़ा रहता है। और मैं वही कह रहा हूँ, इससे लोग ना समझे कि चुनाव अरविंद पांडे हारा है। पहली बार था जो 2000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उन लोगों को ये भी आश्वासन देता हूं कि जितना काम पहले अरविंद पांडे करते थे उससे 4 गुना ज्यादा अब मैदान में उतर के अरविंद पांडे काम करेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि जो चेयरमैन रह के भी काम नहीं किया है वो बिना चेयरमैन रहे हम बरौली में काम करके लोगों को ये बता देंगे कि हाँ, काम कैसे होता है। अच्छा, अगर अंत में यह बात कहा जाए अरविंद पांडे से कि आखिर बरौली के विकास में, बरौली के निर्माण में या फिर बरौली के आधुनिकीकरण में क्या क्या किया जाए कि आखिर बरौली एक मतलब विकसित शहर के रूप में उभरे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो है शिक्षा। शिक्षा यहाँ पे 10वीं और 12वीं तक तो पढ़ने की व्यवस्था है बरौली में। 12वीं के बाद जो हम जिसको ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट या बोलते हैं, वो मतलब कोई डिग्री कॉलेज, डिग्री जिसको बोलते हैं ना, डिग्री कॉलेज टाइप का कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो सरकारी नौकरियों के लिए जो मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं तैयारी कराने के लिए, उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा से ही रिलेटेड एक पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पुस्तकालय में ये हो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं। चूंकि हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, अब ये नगर है भले ही, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों के अंदर ग्रामीण परिवेश है, तो घर में पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे जगह की व्यवस्था नहीं है जहाँ शांत वातावरण में बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी करें। और शिक्षा से रिलेटेड एक और मैं बात बता दूं आपको, मेरे दिल में है, जो भी आए यहाँ पे मोहल्ला क्लास चला के, और यहाँ की जो महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं उनको साक्षर बनाने का काम किया जाए, और वो शिक्षित होंगी तभी हमारे नगर परिषद का विकास होगा। जब तक वो साक्षर नहीं होंगी हमारे नगर परिषद का विकास नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम साफ सफाई पर आए तो इसमें नाली और रोड ये आता है कि, और सफाई की व्यवस्था। नाली और रोड ये है कि नाली की जो व्यवस्था है उसके निकासी की व्यवस्था पूरे बरौली नगर परिषद में नहीं है। तो पहली चीज, अगर उसको सारे नालियों को लेके हम किसी जो धमई नदी चारों ओर निकला हुआ है वहां तक इस नाली को हम पहुंचा दें और धमई नदी में इसका एंड पॉइंट हम कर दें, तो हमें जो रोड पे जल जमाव होता है वो नहीं होगा। तीसरी चीज, रोड में बताऊं, रोड इसलिए खराब हो जाता है हर 1 साल के बाद कि यहाँ प्रतिनिधि का ही रिश्तेदार या उसी के घर के परिजन ठेकेदारी कराते हैं। अगर हम ओपन टेंडर बरौली में कर दें, चाहे वो बाजार का टेंडर हो, स्टैंड का टेंडर हो या रोड का टेंडर हो, अगर इसको हम लॉटरी सिस्टम में ला दें कि भाई बड़े बड़े अच्छे जो वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आके वो काम कराएं, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। चौथी चीज मैं बताऊं, स्वास्थ्य के लिए बरौली में जो बरौली हॉस्पिटल की बात बताएं कि रेफर हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ कोई भी, जैसे एक क्षेत्र आता है मोहनपुर और फतेहपुर, वो हमारे बरौली के एरिया से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद भी बीच में आने के बाद घनी आबादी और बाजार पड़ता है बरौली। अगर किसी की सीरियस तबीयत खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो फर्स्ट एड की व्यवस्था उधर नहीं है। होता है कई बार वो हॉस्पिटल तक आते आते वो बच नहीं पाता है। इसलिए बरौली मतलब जो भी प्रशासनिक लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम मोहनपुर फतेहपुर में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। हम माननीय मंगल पांडे जी को भी हमने एक लेटर दिया था जब वो बरौली हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे कि बरौली मोहनपुर में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। तीसरी चीज है सुरक्षा। बरौली की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊं तो पूरे बाजार में, बरौली बाजार एक अच्छा बाजार है, पूरे बरौली बाजार में
कहीं सीसीटीवी कैमराज नहीं है, जिससे यहाँ के व्यवसायी बहुत ही भयभीत रहते हैं। बाजार हर साल टेंडर होता है, लेकिन फिर भी बाजार के जो ठेला वाले भाई, खोपचा वाले भाई हैं, रोड पे लगाते हैं अपना ठेला, और वो बारिश में, धूप में, तपती धूप को झेलते हैं। उसके बाद भी उनको बाजार लगाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। बाजार में उनके लगाने से बाजार में जाम की स्थिति हो जाती है। बाजार की बात करें तो कोई एक भी महिला शौचालय बाजार में नहीं है, जबकि दूर दराज की महिलाएं बरौली बाजार में आती हैं, बरौली मतलब मार्केटिंग के पर्पज से बरौली बाजार में आती हैं। आपको बताऊं कि जो यहाँ पे यूथ है, मतलब युवा हैं, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यहाँ ना कोई खेल का मैदान, एक जीता जागता बरौली हाई स्कूल का मैदान है। मैं बार बार अपने भाषण में, मैं हर जगह जहाँ भी मतलब स्पीच दिया, मैंने बोला है कि उस फील्ड का जीर्णोद्धार के लिए ना कोई यहाँ का प्रतिनिधि आता है आगे, न यहाँ का प्रशासनिक कोई वो आता है, न स्कूल प्रशासन आता है। वहाँ हर दिन सुबह 500 बच्चे दौड़ते हैं। वो बच्चे अपनी जेब खर्च से उस फील्ड का मेंटेनेंस कराते हैं। ये बरौली का दुर्भाग्य है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। उसमें लाइटिंग की व्यवस्था होगी तो बच्चे जो दौड़ते हैं, बच्चे जो खेलते हैं, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, बरौली में एक ओपन जिम भी होना चाहिए, जो नहीं है। और लास्ट में समस्या आपको बता रहा हूँ, यहाँ के किसानों की जो समस्या है, उनको समय पर न खाद मिलता है, न बीज मिलता है। और मैं बताऊँ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ नीलगाय की, कि जो किसान हैं कर्ज लेके अपना खेती करते हैं, लेकिन उसको एक झटके में नीलगाय खत्म कर देती है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं जिला प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से सबको यह आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर भी ध्यान दिया जाए। फॉरेस्ट विभाग को कहा जाए कि इसको निगरानी करे, ताकि जो हमारे किसान का फसल वो बर्बाद ना हो और हमारे किसान खुशहाल रहे। बड़ी बात किसानों के लिए कि जो पैक्स है बरौली में, नगर का पैक्स है, वहाँ पे जो अपना सामान बेचने के लिए और खरीदने के लिए जो इनका प्रॉपर जगह है, वो तरीका मतलब यहाँ बरौली में नहीं है। वो जहाँ अपना किसान फसल जो बेचते हैं, बहुत कम भाव बाजार में मिलता है। बाजार के जो व्यवसायी हैं, बनिया वर्ग के लोग हैं, तो उसको उचित दाम नहीं दे पाते हैं। तो सरकार को सबसे पहले पैक्स वालों को मतलब जागरूक करना होगा कि आप किसानों के पास जाइए और उनका फसल को उचित दाम दे के खरीदिए, ताकि जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो आगे बढ़ सके और खेती के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि कचरा, यहाँ का जो सफाई में कचरा निकलता है, बरौली नगर परिषद एक जमीन अलॉट कराया, संदली के आसपास वो कहीं जमीन है। कचरा यहाँ के रोड के किनारे किनारे फैला दिया जाता है, जिससे मतलब उस कचरे से यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है, बहुत ही खराब स्थिति रहती है। अभी डेंगू और कोरोना जैसी महामारी तो यहाँ फैली रही है उस कचरे के प्रभाव से भी। तो मैं नगर परिषद से आग्रह करूँगा कि आजकल जो कचरे को गला के और जो खाद कंपोस्ट वाला जो मशीन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जितना बोर्ड लगाने में नगर परिषद खर्च कर रहा है। अगर वैसी मशीन बरौली में लगाता है तो वो कचरे का मतलब जो खाद बनता है, उस कचरे से जो खाद तैयार होगा वो किसानों के काम आएगा, वो खेतों में यूज होगा। और यहाँ की जो फसलें होंगी, जो देसी विदेशी खाद दिया जाता है, उस खाद से नहीं आके उस कचरे के खाद से फसल को और अच्छा रूप दिया जा सकता है। इन तमाम समस्याओं में अरविंद पांडे को ये लगता है कि नहीं कि बरौली में अनुमंडल डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, अनुमंडल जो हम नगर परिषद का अनुमंडल, तो बरौली आपको बता दूं कि माननीय विधायक जी कई बार सदन में इस बात को लेके मतलब अपना ओपिनियन रखे हैं, और सरकार के द्वारा मतलब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कई बार आश्वासन मिला है कि अभी अनुमंडल का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। जब भी अनुमंडल का एक्सटेंशन होगा, वो बरौली सबसे पहली प्राथमिकता में होगा, और उस टीम में हम हैं। बरौली को अनुमंडल बनाने के मैं टीम में हूं। और दूसरी बात कि डिग्री कॉलेज तो अति शीघ्र, कुछ बच्चे आपको बता दें जिन्होंने मुख्यमंत्री जी का गाड़ी रोका था, तो मैं आपको बता दूं कि उस बच्चों को अरेस्ट भी किया गया था गोपालगंज में। तो बरौली में और गोपालगंज में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा। अच्छा, अरविंद पांडे से जब भी बात किया जाता है या फिर जब भी आप उनको स्पीच देते हुए सुनते होंगे, तो अरविंद पांडे हमेशा गरजते रहते हैं। आपको डर नहीं लगता है इन लोगों से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्यवश मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने के लिए ऐसे ही तेज आवाज में बोलता है, और हम हमेशा समाज कल्याण के लिए ब्राह्मण आगे रहता है। हम हर लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा से,
और डर किस बात की है? जब जनता मेरे साथ है तो डरना किससे है? और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताऊं कि अरविंद पांडे के रग में खून का एक एक कतरा जिस दिन तक रहेगा, हम बरौली के सरजमी को, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि भी है, बरौली मात्र बरौली नहीं है, यह मेरे माँ के समान है, और बरौली की रक्षा के लिए अगर अरविंद पांडे का खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भी हम आपसे वादा कर रहे हैं। चलिए, हम लोग इस बातचीत के दौर को बंद करेंगे और अंत में हम अरविंद पांडे से ये जरूर कहेंगे कि चुनाव परिणाम के बाद अगर अरविंद पांडे को बरौली वासियों के लिए अगर अपने तरफ से कुछ अपील करना हो या फिर अपने लिए कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरी जनता को धन्यवाद करता हूँ। मैं कल बाजार में घूम के भी अभिवादन किया। जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया उनको भी, और जिन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और शायद हार कोई हार नहीं होती है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और मुझे जनता का जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जनता के पास जाने के बाद मैं बताऊँ कि कल हम भ्रमण कर रहे थे कोटवा में, एक लेडीज रोने लगी। मैं उस भावना को जब मैं देखा लोगों के अंदर कि भाई किसी आदमी के लिए अगर कोई रो रहा है तो ऐसा भले ही पैसा से कोई खरीद के चेयरमैन बन जाए, उप चेयरमैन बन जाए, वार्ड सदस्य बन जाए, लेकिन ऐसा नसीब नहीं किसी को मिलेगा जो अरविंद पांडे को मिला है और जिसके लिए जनता रोए। मेरे लिए कल जनता के आंख में, मेरी हार के बाद जनता के आंख में आंसू था, ये हमको देखने को मिला। और मैं उनको मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप लोग निराश मत होइए। मैं जब तक जिंदा हूं बरौली की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ अरविंद पांडे। हाल ही में जो बरौली नगर परिषद का चुनाव हुआ था उसमें प्रत्याशी रहे थे और अपने समर्थकों के साथ ही बड़े युद्ध स्तर से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि परिणाम में ये विजयी नहीं हुए। उसके बाद की इनकी यह बातचीत आप सुन सकते हैं। ऐसे लोगों से बात करके मुझे बार बार एक शेर याद आता है और मैं उस शेर को आप सबों के सामने कहना चाहता हूँ। शेर ये है कि तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।